लेकिन ये स्टोन या किडनी की जो समस्याएँ हैं, अगर आप कह रहे हैं कि आधी चीज़ें तो हम घर में ही अपने किचन में ही कुछ चीज़ें ढूँढ लें और रोज़ इस्तेमाल कर लें या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। किडनी के लिए स्पेशली मैं बाकी बीमारियों पर आऊँगा, लेकिन पहले किडनी के लिए हमारे घर में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक स्वस्थ किडनी के लिए मददगार हो सकती हैं? देखिए घर के अंदर ना हमारे बहुत सारे ना आयुर्वेदिक जो हम मसाले यूज़ करते हैं, वो कहीं न कहीं आयुर्वेदिक में सब चीज़ों का वर्णन है। अगर किसी की किडनी खराब नहीं है, तो उसके लिए कुछ अलग है, किसी को किडनी हेल्दी रखनी है, स्वस्थ रखना है, तो सबसे बढ़िया अल्टरनेट होता है नारियल पानी का सेवन करना। लेकिन अगर किडनी खराब हो गई, तो नारियल पानी का सेवन नहीं करना है। ओह! किडनी अगर सही रखनी, क्योंकि एक नेचुरल डायूरेटिक होता है, शरीर की गंदगी को निकालता है और आपने बताया ना कि बहुत सारी चीज़ें अडल्टरेटेड हैं आज की डेट में। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अडल्टरेट हो ही नहीं सकती। अगर इसमें पानी मिला दिया जाए तो ये खराब हो जाता है। तो इसको अडल्टरेट करना ही पॉसिबल नहीं है। नारियल पानी का वही उसकी जो है सिनर्जी है, जो उसका कॉन्टेक्स्ट है वही है जो हमारे ब्लड का है। सेम उसका चीज़ें बनाई गई है। वर्ल्ड वॉर 2 में जब ब्लड की कमी हो गई थी, तो नारियल पानी को चढ़ाया गया था। नारियल हाँ। पानी हमारे शरीर के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो नारियल पानी अगर कोई लेता है हेल्दी लोग, मैं किडनी खराब, किडनी फेलियर लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए नारियल पानी नहीं लेना है, लेकिन नारियल पानी बाकी लोग लेते हैं तो उनके लिए वो अमृत तुल्य है, अमृत समान है, अनएडल्टरेटेड है। दूध को आप एडल्टरेट कर सकते हो, दुनिया भर की खाने-पीने की चीज़ों में आप इंजेक्शन लगा सकते हो, दही को आप एडल्टरेट कर सकते हो, बाकी जो पैकेज फूड्स हैं जिनमें वो तो है ही एडल्टरेटेड, उनमें तो केमिकल है ही, लेकिन आप नारियल पानी को एडल्टरेट कर ही नहीं सकते। करना भी चाहो तब भी नहीं कर सकते। तो नंबर 1 तो ये है कि हम नारियल पानी का सेवन डेली बेसिस पे करें, जो लोग अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं। जो पेशेंट्स जो हैं जो हेल्दी पेशेंट्स हैं, वो ये फ़ॉलो करें और जो किडनी के पेशेंट्स हैं, उनके लिए छोटी-छोटी चीज़ें हैं। पुनर्नवा का अगर काढ़ा बना के लें, पुनर्नवा आराम से कहीं पे भी मिल जाती है, तो पुनर्नवा का अगर हम यूज़ करें, गोखरू और पुनर्नवा का काढ़ा बना के, उसमें हम डेली बेसिस पे लें, घर पे शुरू करें, तो उससे भी किडनी फेलियर के जो पेशेंट्स हैं, उनको आराम मिलता है, उनको राहत मिलती है। 3 महीने तक अगर ये रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा उनको इम्प्रूवमेंट मिलती है। 400 एमएल पानी को बॉयल करके 100 एमएल पानी कर लें, पुनर्नवा और गोखरू का काढ़ा बना के रात को और दिन में सोते समय 100-100 एमएल पानी 2 बार लें, फ्रेश बना हुआ लें। तो मुझे लगता है कि किडनी के पेशेंट्स के लिए ये सबसे अच्छी होम रेमेडी है, ये दोनों चीज़ों को लेके और रेगुलर बेसिस पे लेना। एक और समस्या जो लोग आ रही है, ये एक यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अच्छा, कई बार लोग ये भी कहते हैं, जैसे मैं एक डॉक्टर से मिला, उन्होंने कहा कि लोग परेशान हो जाते हैं कि रिपोर्ट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। लेकिन उस यूरिक एसिड बढ़े हुए दिखने का कोई इम्पैक्ट है कि नहीं शरीर पे? अगर आपको गाउट की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर क्यों तनाव ले रहे हैं? हो सकता है आपका शरीर जो है वो यूरिक एसिड बन रहा है, लेकिन उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो क्या ये सही है, और यूरिक एसिड बढ़ता है तो उसका इलाज क्या है? देखिए, यूरिक एसिड बढ़ता है तो अगेन हमें ये देखना है कि हम यूरिक एसिड हमारी बॉडी में ज़्यादा हम ले रहे हैं इसलिए बढ़ रहा है या वो फ्लश आउट नहीं हो रहा है इसलिए बढ़ रहा है। 2 रीज़न हो सकते हैं। ज़्यादा हम ले रहे हैं यूरिक एसिड तो यूरिक एसिड वाले दालों को कम करें, हम उस तरह का खाना-पीने का चीज़ों को कम करें। प्रोटीन को कम करें, अगर यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा कम ना करें। प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन हैं, तो प्रोटीन को कितना कम करना है दैट डिपेंड्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। अगर यूरिक एसिड फ्लश आउट नहीं हो रहा, तो किडनी का फंक्शन कैसा है, किडनी में जो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो देखा जाएगा। तो दोनों उसका एक्चुअल रीज़न, एक्चुअल कॉज़ क्या है वो देखा अगर जाएगा। फ्लश आउट नहीं हो रहा है तो क्या करना है? सबसे बढ़िया अल्टरनेट है नारियल पानी का सेवन करेंगे, फ्लश आउट होगा, नेचुरल डायूरेटिक है। पानी आप दिन भर में प्रॉपर लीजिए, जितना पानी हो सके मॉर्निंग के समय में लीजिए, रात के समय में पानी को कम से कम लेना है। अगर ये बेसिक चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, यूरिक एसिड शरीर से निकलेगा, फ्लश आउट होना शुरू होगा। आप सारा दिन बैठे तो नहीं रहते, आप सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल तो नहीं है आपका, आप चलते हो ना। हर 1 घंटे में हमें अगर हम बैठे भी हुए ना, तो हमें अपनी सीट से ज़रूर खड़ा होना चाहिए। तो हमारी बॉडी बिल्कुल सेडेंटरी हो जाती है। यू आर गोइंग टू डाई 10 इयर्स यंगर अगर आप सारा टाइम दिन में बैठे रहते हो और 2-2 3-3 घंटे तक आप अपनी सीट से नहीं हिलते। 10 साल कम उम्र हो जाएगी आपकी। ये जो हम लोग जिम में इतना प्रोटीन वगैरह ले रहे हैं और दूसरे सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, ये जिम शरीर को स्वस्थ करने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये सप्लीमेंट्स, प्रोटीन शेक वगैरह, ये नुकसान कर रहे हैं क्या? देखिए क्या होता है कि जिम जो है वो जाते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, बहुत सी चीज़ें एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, हम अपनी मसल्स का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन जो सप्लीमेंट ले रहे हैं ना, बहुत सी बार प्रोटीन का जो ट्रेनर्स होते हैं ना जिम में, उनको नॉलेज नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि कौन-सा सप्लीमेंट लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है।
बहुत सी बार ट्रेनर्स की कुछ कमीशन भी होती है, वो जिम वाले कहते हैं जी ये दे दो, आप ऐसे दे दो, और बहुत सी बार नादानी में जो लोग होते हैं वो लेना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी, अरे मेरी बॉडी भी इतनी होनी चाहिए, मैं भी बना लूँ, जल्दी बना लूँ, चाहे मैं इंजेक्शन ठोक लूँ या फिर मैं अपना पाउडर ले लूँ। लेकिन आपने बॉडी तो बना ली, लेकिन आपने किडनी का हाल क्या किया, लिवर का हाल क्या किया? उस जो डब्बे होते हैं ना प्रोटीन के, बहुत सी बार उसके अंदर स्टीरॉयड भी मिला होता है, जिससे ना एकदम से बॉडी बन जाती है। अगर आपकी बॉडी एकदम से बन जाती है ना, तो आप समझ लीजिए आपने प्रोटीन के साथ स्टीरॉयड ले लिया, और वो स्टीरॉयड के दुनिया भर के नुकसान होते हैं शरीर के अंदर जाके, वो दुनिया भर का हमारे को नुकसान करता ही करता है। मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं जो कहते हैं हम जिम गए थे, हमने ये डब्बे खाए और उस वजह से किडनी खराब हो गई। और यंग पेशेंट्स होते हैं, एक होते हैं ओल्ड पेशेंट जो बीपी शुगर की वजह से आते हैं। यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो यंग कैटेगरी के होते हैं, जिनको बॉडी बनाने का शौक था, उनकी कोई गलती नहीं थी, उनको कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्होंने अनजाने में इतना ज्यादा प्रोटीन का सेवन कर लिया देखा देखी में कि मैं बॉडी बना लूं, मसल बना लूं। लेकिन समझना ये पड़ेगा, क्या सिर्फ बॉडी बनाना जरूरी है या हेल्दी रहना जरूरी है? बड़े-बड़े मसल बना के आप क्या करोगे अगर आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा? आप बनाओ हेल्दी तरीके से, जितने बनते हैं आप मसल बनाओ, अच्छी चीज़ है बॉडी को फिट रखना, मैं जिम के अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन आप जो प्रोटीन ले रहे हो उसको लिमिट करो। आप जो साथ में जो आप ले रहे हो उसके अगर स्टेरॉइड ले रहे हो या अगर इंजेक्शन लगा रहे हो तो उसको लिमिट करो। प्रोटीन की लिमिट क्या होनी चाहिए? देखिए प्रोटीन जो होता है ना, हमें नेचुरल और ऑर्गेनिक फॉर्म में लेना चाहिए। जो आप जितना आपके आसपास प्लांट प्रोटीन आप ले पाओ वो आपको लेना चाहिए। एनिमल प्रोटीन जो हम लेते हैं ना, वो जाके हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें एसिड ओवरलोड होता है, उससे किडनी के ऊपर जोर पड़ता है। प्लांट प्रोटीन आप लीजिए, दाल का सेवन कीजिए, मूंग की दाल में भी बहुत प्रोटीन होते हैं, आप उसको रेगुलर लीजिए। उड़द की दाल है, हमारे पास एम्पल चीजें हैं प्रोटीन के लिए, अगर हम उसको लेना शुरू करें तो। मुझे ये भी बताइए कि एक तो हम किडनी की इतनी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दूसरा उसका जो भाई है बगल में वो लिवर, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो लिवर के एक तो सिम्पटम्स क्या हैं? पता चले कि भाई लिवर कुछ परेशान सा अंदर बैठा हुआ है वो कैसे पता चलता है? देखिए अभी एक पीछे रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि आप अगर फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो ना, तो वो सिगरेट से ज्यादा नुकसानदेह है, हार्मफुल है। अब वो कैसे हार्मफुल है? क्योंकि वो लिवर पे इम्पैक्ट कर रहा है। आप जो तला हुआ खा रहे हो ना, वो तला हुआ आपको, वो जो समोसे वाला समोसे बना रहा है ना, वो एक बारी तो उसने बनाया उसी तेल में, फिर दोबारा 20 समोसे उसी कढ़ाई में निकालता है, फिर दोबारा 20 उसी कढ़ाई में निकालता है। सुबह से शाम तक ना वो उसी कढ़ाई में पता नहीं कितने सैकड़ों समोसे निकाल देता है। जबकि एक बार अगर आपने एक चीज़ को पका लिया, तेल जो है वो चेंज होना चाहिए। सेम गोज़ फॉर फ्रेंच फ्राइज़। तो अगर आप तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तो लिवर जो है ना वो कहेगा नहीं, नहीं रुक जा बस और मत दे, मैं इससे ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जो फ्रेंच फ्राइज़ है, ये भी लिवर को नुकसान कर रहा है। जितनी भी हम तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, वो सारी चीज़ें नुकसान कर रही हैं हमारे लिवर को। तो खाना-पीना, ये कैसे पता चलेगा कि लिवर ने हाथ जोड़ दिए कि भाई अब मैं खाना-पीना नहीं नहीं डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है बहुत सी बार जब लिवर काम नहीं कर रहा होता। एसिडिटी बनने लग जाती है। बहुत सी बार लोगों को लगता है एसिडिटी पेट की वजह से बन रही है, लेकिन वो लिवर काम नहीं कर रहा होता, उस वजह से भी एसिडिटी बन रही होती है, पेट खराब होना शुरू हो जाता है। पेट खराब होने के 2 कारण हो सकते हैं, लिवर का कम काम करना, दूसरा बहुत सी बार पेट की समस्या दिमाग से होती है। बहुत ज़्यादा जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा जो हमेशा काम कर रहे होते हैं, अपने मगज पे बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं ना, जो सारा टाइम लगे हुए, तो उनका भी जो होता है वो पेट बहुत सी बार आप देखोगे ठीक नहीं होता। तो ये लिवर के लिए अगर हम बात करें ना, तो लिवर में बहुत सारे सिम्पटम्स देना शुरू कर देगा। खाना-पीना जो है वो पचेगा एसिडिटी नहीं, बनना। एसिडिटी बनने लग जाएगी, बेसिक आँखें कई बार एसजीओटी-पीटी बढ़ने लग जाता है, रिपोर्ट्स में बिलिरुबिन बढ़ने लग जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें आपस में इंटर तो रिलेटेड ये होती हैं। बिलिरुबिन बढ़ना और लिवर में प्रॉब्लम आना, ये भी स्ट्रेस से हो सकता है? एसजीपीटी बढ़ना? देखिए स्ट्रेस जो है वो ब्रेन से रिलेटेड है। स्ट्रेस के पता नहीं कितने सैकड़ों, हज़ारों नुकसान होते हैं हमारी बॉडी को, लेकिन मैं बोलूँ कि आप स्ट्रेस ना लो तो आज के डेट में पॉसिबल नहीं है ना। हमें स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। हमें कम से कम आधा घंटा अपने शरीर को देना चाहिए, जिसमें हम थोड़ी देर ब्रिस्क वॉक भी कर रहे हैं, नेचर के भी करीब हैं, मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करेंगे, सन गेजिंग भी कर ली हमने, तो हमारा स्ट्रेस धीरे-धीरे कंट्रोल होगा। मेडिटेशन अगर 10 मिनट कर लिया, तो स्ट्रेस कंट्रोल रहेगा। जैसे आप पूरा दिन शुरू करने से पहले अगर 10 मिनट मेडिटेशन कर लो, तो जैसे वो लकड़ी काटने से पहले एक्स को वो करते हैं ना, अपना उसकी धार देते हैं। धार देते हैं, तो वही काम मेडिटेशन करेगी। अगर हम सुबह-सुबह शुरू कर दें ना मेडिटेशन करना, 10 मिनट के लिए ही करें चाहे। इसीलिए आपने कहा कि आयुर्वेद जो है वो होलिस्टिक अप्रोच पे जाता है, उसमें मेडिटेशन भी है, एब्सोल्यूटली। दूसरी चीज़ें भी हैं। एक आजकल जो देख रहे हैं कि
लोग चलते-फिरते उनको हार्ट स्ट्रोक आ जा रहा है, हार्ट अटैक आ जा रहा है और मतलब रिकवरी का चांस ही नहीं है, वहीं 2 मिनट में लोग खत्म हो जा रहे हैं। ये इतना हाल-फिलहाल में बढ़ा क्यों है और इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत सी बार मैंने भी वो वीडियो देखी जिसमें वो मेरे ख़्याल डांडिया कर रहे थे और देखा तो वो हार्ट अटैक आ गया और पता नहीं क्या हुआ। देखिए, बहुत से ना हमने चीज़ों को ना विरुद्ध कर दिया। अब खाना खा रहे हैं साथ-साथ फिर डांस करने लग जाते हैं, फिर डांस कर रहे हैं, फिर कुछ खा रहे हैं, फिर चले गए डांस करने के लिए। खाना जब हम पचा रहे हैं ना, तो बॉडी का जो ब्लड है, वो हमारे पेट की तरफ जा रहा है। अब बॉडी में जब ब्लड पेट की तरफ डाइवर्ट हो रहा है तो ब्रेन में कम हो रहा है। खाना खाने के बाद तुरंत कभी भी हमें वॉक भी नहीं करनी चाहिए। कम से कम 20 मिनट हमें वॉक नहीं करनी चाहिए। आधे घंटे के बाद आप वॉक कीजिए, 20 मिनट के बाद आप वॉक कीजिए, वो चलेगा। क्योंकि पेट को डाइजेस्ट करने के लिए हमें ब्लड का सर्कुलेशन चाहिए। ब्लड का सर्कुलेशन पेट की तरफ है, दिमाग की तरफ नहीं है, हार्ट की तरफ नहीं है। तो ये सोचने समझने वाली बात है कि अगर आप खा रहे हो, फिर डांस कर रहे हो, फिर चलने लग गए, आपने कुछ भी कभी भी कर शुरू कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्लड की तरफ जा रहे हैं, छोटे-छोटे रीज़न्स हैं, छोटे-छोटे रीज़न्स हैं, लेकिन हम ये डेली ही अपोज़िट और विरुद्ध करते चले जा रहे हैं। हमने इसको साथ में बना लिया है अपने। और दिल को या हार्ट को बेहतर कंडीशन में रखने के लिए क्या करें घर में? जैसे आपने लिवर और किडनी के लिए बताया। जी, देखिए हार्ट के लिए जो होता है ना, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि अर्जुन अर्जुन की छाल आती है। अर्जुन की छाल का पाउडर 1 चम्मच लेना शुरू कर दो डेली बेसिस पे, रात को सोने से पहले। सबसे बढ़िया औषधि है हार्ट के लिए। और दूसरा, वेट लॉस कर लो। वेट लॉस जो होता है ना, वो हार्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ वेट होता है, वो प्रभाव पड़ता है सबसे ज़्यादा हार्ट के ऊपर। क्योंकि हार्ट को ब्लड जो है वो एक-एक जगह पे देना पड़ता है, एक-एक सेल्स और टिश्यूज़ को देना पड़ता है। तो ये अगर वेट लॉस कर लेंगे तो हार्ट के ऊपर भी दबाव जो है वो बहुत कम पड़ेगा। सही बात है। अभी इनफैक्ट जब हम ये सारी चर्चा कर रहे हैं और आपने वेट लॉस का ज़िक्र कर दिया, तो बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि वेट लॉस के लिए करें क्या? जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था, कई लोग कहते हैं 2-2 घंटे पे खाना चाहिए, कई लोग कहते हैं नहीं इतनी बार-बार नहीं खाना चाहिए, कुछ गैप दे के खाना चाहिए। तो खाने-पीने का सिस्टम रखना क्या है? कितनी देर पे खाना है? कितनी बार खाना है? और क्या रिग्रेसिव ट्रेनिंग करनी है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है, कम करनी है? उसका भी कोई तरीका तय है क्या? तो अब सब चीज़ों के बारे में एक-एक करके मैं बताता हूँ कि सबसे पहले खाने को पीना है और पीने को खाना है। यानी कि खाने को इतना अपने मुँह में चबाना है कि वो पेस्ट की तरह बन जाए, जिससे इंटेस्टाइन पे ज़ोर ना पड़े, हमारी आंतों पे ज़ोर ना पड़े। जब हमने खाने को इतने अच्छे से खा लिया तो वो ऑटोमैटिकली हमारे जाके इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा, तो हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। अगर दूसरा जो है, हमने अच्छे से जो है सलाइवा अमाइलेज जो एंजाइम है हमारी बॉडी में सलाइवा के अंदर, वो हमने खाने में मिक्स कर दिया तो हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। सलाइवरी अमाइलेज खाने के अंदर मिक्स हुआ, धीरे-धीरे च्यू करके खाया तो वेट नहीं बढ़ेगा हमारा। तीसरा, हमें शुगर को कट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुगर को हम बहुत ज़्यादा प्रयोग में ना लें, वेट को कंट्रोल करने के लिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें भी अगर हम करने लग जाएँ ना, धीरे-धीरे आराम-आराम से खाएँ, बैठ के खाएँ, खड़े-खड़े ना खाएँ। अरे आज खाने का निर्धारित समय करें। हम कभी भी मन करता है कुछ भी खाने लग जाते हैं। खाने के लिए हमें बताया कि सूर्यास्त से पहले, सूर्योदय के बाद खाएँ और सूर्यास्त से पहले खाएँ। ये बेस्ट टाइम है खाने के लिए, जिसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहा जाता है, 16-16 घंटे की फास्टिंग। ये 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले आयुर्वेद में बताया गया है। अगर हम ये बेसिक चीज़ें भी फ़ॉलो कर लेंगे तो वो हमारी बॉडी दुनिया भर का खाना कचरा के लिए नहीं बनी है। हमारी बॉडी पेट कोई डस्टबिन नहीं है। अच्छा, ये आज नया रेस्टोरेंट खुला है, चलते-चलते बॉडी को भूख नहीं है, चलिए आज इसका ट्राई कर लेते हैं, आज उसका ट्राई कर लेते हैं। बॉडी नहीं माँग रही, आपका मन माँग रहा है, आपकी जीवा माँग रही है, बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की, लेकिन जो 24 घंटे वाली फास्टिंग होती है, जिसको हमारे यहाँ व्रत कहते उपवास। हैं, जी। उपवास कहते हैं। उपवास का बॉडी पर क्या असर है और आयुर्वेद उसको कैसे देखता है? देखिए, बहुत पहले आयुर्वेद में लिखा गया है कि हमें सप्ताह में 1 दिन उपवास करना चाहिए। 6 दिन आप खाना खाओ और 1 दिन आप उपवास करो। होता क्या है, हमारी जो बॉडी है ना, जो इंटेस्टाइन है, जो हमारा जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ये 24 घंटे काम कर रहा है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं ना, उसका डाइजेस्टिव टाइम होता है 4 घंटे से लेके 24 घंटे का। कुछ खाना 24 घंटे में पच रहा है, कुछ खाना 4 घंटे में, डिपेंडिंग अपॉन द फूड दैट वी आर टेकिंग। अगर हम 1 दिन उपवास करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, जीआईटी को, हमारी आंतों को आराम मिलेगा।
उनका वीकली ऑफ है। वीकली ऑफ है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल वीकली ऑफ उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे हमारी आंतें स्वस्थ रहेंगी। तो अगर हम ये फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो इसको ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा विग्रेस एक्सरसाइज करनी होती है, वो इसको ना करें। लेकिन जिनका ऐसा लाइफ़स्टाइल है जो ये फॉलो कर सकते हैं, वो इसको करें। ये आज से 5000 साल पहले भी बताया गया है। और साल में हो सके तो 9 दिन का, यानी कि नवरात्रे का फास्ट। जितनी भी चीज़ें हैं ना हमारे जो संस्कृति में बताई गई हैं, वो इसलिए बताई गई हैं ताकि लोग हेल्दी भी रहें। जब हम किसी भी चीज़ को धर्म के साथ जोड़ देते हैं ना, तो उसकी वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस हो जाती है। एकादशी का फास्ट बताया गया, 15 दिन में एक बार फास्ट करो। बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। साल में 2 बार 9-9 दिन के फास्ट रख लो। आप रखो रिलीजियस रीज़न से तो है ही अच्छा, लेकिन साथ में आपकी बॉडी के लिए वो चमत्कारिक रिज़ल्ट देगा आपको। लेकिन वो फास्ट वाक़ई में फास्ट होना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है वो नवरात्र के फास्ट में इतना खाते हैं, अगर स्पेशली आप दिल्ली में चले जाएँ, वो नवरात्र वाली जो थाली होती है जिसमें कुट्टू के आटे की पूरी भी है, उसमें खीर भी है, सब कुछ है, तो मुझे नहीं लगता वो फास्टिंग की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अलग से ना रेस्टोरेंट में ना वो सेल लगती है, वो नवरात्रि स्पेशल थाली। आप फास्ट करने निकले हो, लेकिन आप रेस्टोरेंट से थाली खा के जा रहे हो। मतलब मुझे लगता है कि अ, ज 2 चीज़ें मुझे लगती हैं, जैसे अगर आपने फास्ट रखा है और आप इतना खाना खा रहे हो, तो आप किसको धोखा दे रहे हो? भगवान को नहीं दे रहे हो, खुद को दे रहे हो। वैसे ही जब मैं लोगों को देखता हूँ कि वो जिम में जाते हैं और वो गाना ज़्यादा सुनते हैं और वो एक्सरसाइज़ कम कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है किसको धोखा दे रहे हो? ट्रेनर को नहीं दे रहे हो, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो कि अपने जीवन का 1 घंटा, 1.5 घंटा जो है तुम यहाँ गाना सुनने में या मोबाइल पे, कई लोग मैं देखता हूँ जिम में भी मोबाइल पे जो है वो वीडियो देख रहे होते हैं या कुछ और कर रहे रील्स देख होते हैं। रहे होते हैं। रील्स देख रहे होते हैं, तो उस मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, वो वाली चीज़ है। जब हम ये खाने-पीने की बात करें, इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वेज और नॉन-वेज का। क्या नॉन-वेज खाना शरीर के लिए हानिकारक है? अब बिल्कुल उपवास आपने बताया ना कि ऐसे ले रहे हैं, मैं एक लाइन उसमें ऐड करना चाहूँगा कि उपवास जो होता है ना, वो 2 तरीके का बताया, निराहार और फलाहार। निराहार आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, आप बेशक वाटर फास्टिंग कर लो। और बहुत सारी ना रिसर्चेज़ हो गई हैं आजकल यूएस में कि फास्ट ऐसे करने से ये बेनिफिट है। दूसरा फलाहार, आप पूरा दिन फल ले लो, वो आपका फास्ट है, बाकी आप जो खा रहे हो वो आपका फास्ट नहीं है। और इन दोनों में से ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन-सा है? अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो आप निराहार फास्ट कीजिए, आप वाटर फास्टिंग कीजिए। अगर आपको लगता है आपकी बॉडी झेल लेगी, तो आप ज़रूर कीजिए। आपके बल के ऊपर डिपेंड करता है, शारीरिक बल के ऊपर, मानसिक बल के ऊपर। तो आप ज़रूर निराहार फास्ट कीजिए, और फलाहार फास्ट भी बहुत अच्छा है शरीर के लिए, उसमें भी कोई बुराई नहीं। और नॉन-वेज? नॉन-वेज और वेजिटेरियन का आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए ये जो है ना, आयुर्वेद में ना एक मांस का प्रकरण है। बताया गया है कि मांस जो है ना, वो ऐसा कहते हैं ना कि आयुर्वेद और नॉनवेज साथ में नहीं चलता। अब मान लीजिए कोई अंटार्कटिका में रहता है, उसको तो नॉनवेज खाना ही है ना, वो तो नॉनवेज खाएगा ही ना, उसके लिए तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर इतने सारे एम्पल ऑप्शंस हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सूर्य का प्रकाश होता है। सिर्फ मेरे ख्याल 15 या 20 दिन होते हैं जहाँ हमारे यहाँ संडे नहीं होता। बाकी एवरी डे इज़ संडे, एवरी मॉर्निंग इज़ गुड मॉर्निंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे सूर्य का प्रकाश रोज़ होता है। तो हमारे यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें उगती हैं, जो बाहर नहीं उगती। बाहर सिर्फ़ 2 चीज़ें होती हैं, उनके यहाँ पे आम होता है, केला होता है, संतरा होता है, कुछ नहीं होता उनके यहाँ पे। उनके यहाँ पे 2 ही चीज़ें होती हैं, आलू और प्याज़। प्याज़ में आलू खा लो, आलू में प्याज़ खा लो, आलू को अलग खा लो, प्याज़ को अलग खा लो, यही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे एम्पल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमने क्या करा, हमने नॉन-वेज वहाँ देखा-देखी शुरू कर दिया काफ़ी हद तक। हम कॉपी करते हैं ना वेस्ट को, वो जो कर रहे हैं हम वही करने लग जाते हैं बिना देखे सोचे समझे। तो हमने वही कॉपी करना शुरू कर दिया। हमारी बॉडी को नॉन-वेज की, अगर हमें प्रोटीन इनटेक चाहिए तो बहुत सारे एम्पल ऑप्शंस हैं। आप अपने डायटीशियन से पूछ सकते हैं, हमारे डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श ले लीजिए, आप क्या-क्या ले सकते हैं, क्या-क्या नहीं ले सकते। मांस आप तब खाइए जब आपके पास ऑप्शन नहीं है, या आपके ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ आपके लिए मांस साथ में है। वेस्ट बंगाल में कोई रहता है, उसके लिए मछली हो सकता है साथ में हो। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे उसके लिए साथ में नहीं है, तो उसे नॉन-वेज अवॉइड करने में भलाई है, क्योंकि एक तो नॉन-वेज में ना एसिड ओवरलोड होता है, एसिड बहुत होता है। प्लस नॉन-वेज में आजकल तो दुनिया भर के ना वो एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगाते हैं। और जो मुर्गी होती है, वो भी कहते हैं एक मुर्गी का एक अंडा महीने में 15 दिन में आता है, लेकिन वो मुर्गी रोज़ अंडे दे रही है। वो मुर्गी जो रोज़ अंडे दे रही है, उस अंडे के अंदर क्या होगा, वो हार्मोन डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि उसमें दुनिया भर के उसे इंजेक्शन दे दिए ताकि रोज़ अंडे निकले। तो हमारे भी जो खा रहे हैं, हमारे भी तो हार्मोन डिस्टर्ब होंगे। तो ये सोचने समझने वाली बात है कि अगर आप खा रहे हो तो देसी मुर्गी का अंडा होता है या देसी मुर्गी होती है, वही लेना चाहिए। इसी तरीके से दूध का भी होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स होती चली जा रही हैं। तो ये चीज़ें देखने समझने वाली हैं।
अब मैंने कई वीडियोज़ देखे, उसमें कहा गया कि दूध तो हमको पीना ही नहीं चाहिए। दूध की हमारे शरीर को ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ़ मदर्स मिल्क जो होता है बस उसकी ज़रूरत है। गाय की दूध की ज़रूरत नहीं है। और कई लोगों ने किसी वीडियो में कहा जा रहा था कि भाई अगर आप देखें कि दुनिया भर के जो जानवर हैं, वो सिर्फ़ अपनी माँ का दूध पी रहे होते हैं, बाहर का कोई दूध नहीं पीते। सिर्फ़ इंसान ही है जो बाहर का दूध पी रहा है, और वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ऐसा है क्या? देखिए, दूध ना बहुत लंबे समय से हम लोग पीते चले आ रहे हैं और हम हमारे लिए ना वो सातवें है। दूध में जो है ना, हमने ना गाय को ना माता का दर्जा दिया, माँ का दर्जा दिया। इसके पीछे हमने गाय को माँ का दर्जा क्यों दिया है? क्योंकि गाय अपने बछड़े के लिए दूध देती है, उसके बाद वो हमारे लिए दूध दे रही है। इसलिए हमने उसको माँ का दर्जा दिया है गाय को। तो गाय का अगर असली शुद्ध आपको दूध मिलता है और उसका बनाया हुआ देसी घी मिलता है, तो वो जठर अग्नि के लिए बहुत अच्छा है। जो घी बन रहा है वो जठर अग्नि के लिए बहुत अच्छा है, पेट की समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है, जो घी का प्रयोग कर रहे हैं। 1 चम्मच निरापद रूप से सब लोग ले सकते हैं। घी। घी गाय का, और दूध भी ले सकते हैं। दूध में भी कोई ऐसी बुराई नहीं है अगर उसमें अडल्ट्रेशन ना हो। प्रॉब्लम दूध में नहीं है, प्रॉब्लम अडल्ट्रेशन में है, जो अडल्ट्रेशन होती चली जा रही है दूध के साथ। दूध में यूरिया मिल रहा है, अब यूरिया मिल रहा है तो यूरिया ही बढ़ेगा, बॉडी में जाएगा तो ये प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से और आयुर्वेद के हिसाब से भी दूध जो है वो नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन दूध होना चाहिए गाय का, देसी गाय का, जर्सी गाय का नहीं, देसी गाय का दूध होना चाहिए। अब जो हम दूध ले रहे हैं ना, जो हमारे जो आते हैं वो पैकेट वाले दूध आते हैं, वो दूध फ़ायदा नहीं करेंगे, वो दूध तो नुकसान ही करेगा, क्योंकि एक तो जर्सी गाय के दूध है, पैकेट में बंद होके आ रहे हैं, प्लास्टिक के अंदर बंद होके आ रहे हैं। दूध का कॉन्सेप्ट बहुत अलग था जब हमने शुरू किया था दूध, अब देसी गाय का दूध, और आप उसको ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। लोग घरों में गायें पाला करते थे, वो दूध फ़ायदा, जो लोग ये कर पाएँ वो करें। बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप आ गई है इसमें कि हम दूध घर-घर में सप्लाई कर रहे हैं, वो दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अगर दूध असली है, गाय का है, देसी गाय का है, वो फ़ायदा करेगा ही करेगा। देखिए, वो दूध तो फ़ायदा करेगा ही करेगा, और आपने जिस तरह से फैक्ट्स के साथ दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है, वो भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा करेगा। डॉक्टर पुनीत, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक़्त निकाला, और मुझे लगता है आयुर्वेद से जुड़ने में क्या फ़ायदा है, वो तो लोग समझेंगे ही इस पॉडकास्ट के ज़रिए। लेकिन साथ ही जो आयुर्वेद है वो सिर्फ़ इलाज से जुड़ा हुआ नहीं है, आपकी डेली लाइफ़स्टाइल का पार्ट है। वो भी लोगों को समझ में आएगा इस पॉडकास्ट के बाद, और कितनी छोटी-छोटी चीज़ें जिन पे हम गौर भी नहीं करते, वो भी हमारे हेल्दी लाइफ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, वो आपने बहुत बेहतर ढंग से समझाया। आखिर में अगर आप कुछ दर्शकों से कहना चाहें? बहुत से लोगों को ना जैसे बुखार होता है तो सिम्पटम्स पहले आने लग जाते हैं, उसे कहते हैं प्रोड्रोमल सिम्पटम्स। जैसे बॉडी एक होना, या आपको खाना नहीं पच रहा होता उस समय, तो अगर उस समय आप लंघन कर लो, लंघनम परम औषधम, लंघन जो है वो सबसे उचित औषधि है। पिछले 10 साल से मैंने बुखार की गोली नहीं खाई है। अगर आप उस समय लंघन कर लो, यानी कि आप उस समय कुछ नहीं खा रहे, आपने फास्ट कर लिया, तो आपको बुखार आएगा ही नहीं। आप इसे ट्राई करके देखो। हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। हमारे घर वाले क्या कहते हैं, अरे बुखार हो रहा है, कमजोरी आ रही है, ये खा ले, अरे वो खा ले। उस समय वो ज़हर का काम कर रहा है। जितने भी हमारे आस-पास जानवर हैं, जितने भी हमारे आस-पास और जीव-जंतु हैं, वो सब कोई एलोपैथिक दवाइयाँ या वो केमिकल वाली दवाइयाँ नहीं खा रहे। वो अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। उनको पता है, प्रकृति के नियम पता हैं, कब क्या खाना है, कैसे खाना और कब बिल्कुल नहीं खाना। तो जिन्होंने लंघन कर लिया बुखार में, तो मुझे लगता है उनको बुखार आएगा ही नहीं। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, चमत्कारिक रिज़ल्ट्स मिलेंगे।